Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Perfect. So today we are starting with a new reading under the portfolio measurement topic in your CFA level 3. That is portfolio performance evaluation. ठीक है? तो portfolio measurement बोल के जो अपना एक टॉपिक है उसके अंदर में एक रीडिंग है दैट इज नोन एज portfolio performance evaluation. तो वो रीडिंग आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट वाला रीडिंग भी होगा दैट विल बी इन्वेस्टमेंट मैनेजर सिलेक्शन. Obviously there is one more reading that is gives under the portfolio measurement के अंदर में. बट यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड उसके बाद है इन्वेस्टमेंट मैनेजर सिलेक्शन. ऑब्वियसली थर्ड इज गिप्स जो कि एथिक्स का पार्ट होता है, बट ये लोग ने इस बार उसको 25 के अंदर में मेजरमेंट के अंदर में ही पुट कर दिया है. परफेक्ट. तो लेट मी जस्ट फर्स्ट प्रेजेंट माई स्क्रीन योर सो दैट आपको टॉपिक के बारे में एक आइडिया हो जाए पहले, तो देन वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक. So portfolio performance evaluation, as you can see on the screen, there are many LOS. From LOS नंबर A से LOS नंबर P तक है. मतलब इतना ज्यादा जनरली LOS होता नहीं है, बट यस ये रीडिंग में बहुत सारा LOS है. अराउंड 17 LOS इज देयर. 17 LOS, 17 LOS है. ठीक है. तो क्या सर ये रीडिंग काफी बड़ा होगा क्या, या छोटा होगा, या कैसा होने वाला है? न्यूमेरिकल होगा, थ्योरी होगा? देखो, दिस रीडिंग विल बी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मिक्स. ऑब्वियसली द रीडिंग इज ह्यूज. रीडिंग थोड़ा सा बड़ा है, बट यस इट इज इजी ऑल्सो. इजी भी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है. मैनेजेबल, आराम से आप कंप्लीट कर पाओगे इसको टाइमली बेसिस पे. ठीक है. तो टोटल 17 एलओएस है. तो अपने क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस रीडिंग को अपनी क्लास के लिए कैसे कैसे डिस्कस करेंगे वो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस आल्सो टू नेविगेट ड्यूरिंग आवर क्लास. सेकंड, जब आप रिवीजन करो तो आपके भी कंट्रोल में हो, ये 17 एलओएस आपको बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं लगे. इज इट फाइन? ओके. सर क्या इस रीडिंग के अंदर में आप लिखाओगे? बिल्कुल लिखाऊंगा. तो आप साथ साथ में लिखते रहना प्लीज. हाँ. पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, पीपीई लिख रहा हूँ. पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. टोटल 17 एलओएस. अब इस 17 एलओएस को सर अपने कैसे कैसे कवर करेंगे? फोर पार्ट्स है. पहला पार्ट है कंपोनेंट्स ऑफ पीपीई. दिस इज एलओएस नंबर ए. कंपोनेंट्स ऑफ पीपीई, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का सर क्या क्या कंपोनेंट्स है, दैट इज एलओएस नंबर ए. नेक्स्ट इज एट्रीब्यूशन, पोर्टफोलियोज एट्रीब्यूशन. अभी मैं कुछ भी पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मेरा फोकस है पहले रीडिंग को डिवाइड कराना. उसके बाद वी विल स्टार्ट. एट्रीब्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम एलओएस नंबर B2. चेक कर लेते हैं एक बार. एलओएस नंबर B2H. थर्ड इज बेंचमार्क. दिस इज एलओएस नंबर फ्रॉम एलओएस नंबर I टू एलओएस नंबर M. I to M. एंड लास्ट पार्ट इज अप्रेजल. लास्ट पार्ट इज अप्रेजल, जो कि लास्ट थ्री एलओएस है. एलओएस नंबर N2P. ठीक है. तो ये छोटा सा आउटले बनाने का क्या होता है, अपने क्लास में जब भी डिस्कस करेंगे कोई भी चीज तो अपने को पता रहेगा, अच्छा यार ये वाले पोर्शन से अपना डिस्कस करें. एंड जब आप रिवाइज भी करोगे तो आपको पूरा जो रीडिंग है इतना सारा एलवेज जो है वो आपके कंट्रोल में भी रहना जरूरी है, ताकि आपके लिए रिवीजन जो थोड़ा सा फास्ट हो एंड यू आर नॉट लॉस्ट इन द इंटायर रीडिंग. तो अपने सबसे पहले ये डिवाइड कर लेते हैं सर, कौन सा थ्योरी है और कौन सा न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी है. कॉम्पोनेंट्स इज थ्योरी, प्योर थ्योरी है ये. एट्रीब्यूशन इज थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी भी है न्यूमेरिकल भी है. बेंचमार्क इज प्योर थ्योरी, पूरा थ्योरी है. एंड अप्रेजल इज अगेन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल. ठीक है. ओके. तो सबसे पहला चीज, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का इंट्रोडक्शन सुनो पहले. अगर आपको याद होगा लेवल 1 के अंदर में वी यूज टू हैव थ्री स्टेजेस ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. एक होता था प्लानिंग, दूसरा था एग्जीक्यूशन, एंड थर्ड इज एक्चुअली व्हाट, फीडबैक. प्लानिंग के अंदर में क्या करते थे सर, क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स समझते थे.
सर क्यों समझते थे? उसे अपने क्या ड्रॉ करना चाहते थे? इंडिफरेंस कर्व, अगर आपको याद होगा, लेवल 1 बेसिक्स। ठीक है। उसके बाद वी यूज टू ड्रॉ एफिशिएंट फ्रंटियर। एफिशिएंट फ्रंटियर ड्रॉ करते थे बाई हैविंग अ कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस, सीएमई। इज इट फाइन? सीएमई जो आपके लेवल 3 में भी है। तो सर एफिशिएंट फ्रंटियर एंड जो इंडिफरेंस कर्व जहां पे टच होता था सर, वहां से अपने क्या निकालते थे? एसेट एलोकेशन। वहां से अपने क्या निकालते थे? एसेट एलोकेशन। इज इट फाइन? मतलब विल बी डिसाइडिंग अपॉन दी क्लाइंट्स का ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स एंड कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे व्हाट शुड बी दी स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। एक बार स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन हो गया, मतलब प्लानिंग हो गया, तो सर अपने क्या करते थे? एग्जीक्यूट करते थे। एग्जीक्यूट करते थे। तो एग्जीक्यूशन के अंदर में वी नीड टू इंश्योर कि सर जो खर्चा वगैरह लग रहा है वो कम लगे क्लाइंट का। वी हैव अ रीडिंग ट्रेडिंग कॉस्ट एंड एग्जीक्यूशन जो आपका किया हुआ है, ट्रेड कॉस्ट एंड एग्जीक्यूशन। वी हैव टू इंश्योर कि सर जो खर्चा लग रहा है, कॉस्ट लग रहा है क्लाइंट का, वो क्या लगे? मिनिमल लगे। और थर्ड क्या होता है? फीडबैक। थर्ड स्टेज क्या? फीडबैक। फीडबैक इज लाइक मोस्ट एक्सपोज्ड एनालिसिस। मतलब यू विल बी इवैल्यूएटिंग द पोर्टफोलियो मैनेजर का परफॉर्मेंस कि सर वो जो बोला वो किया कि नहीं। अपने सर क्वांटिफाई करेंगे बाय यूजिंग वेरियस रेशियोज, इफ यू रिमेंबर, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, ट्रेनर रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो, ट्रेनर रेशियो, शार्प रेशियो, ये सब सारा चीज याद आ रहा है? तो ये चीज अपने कहाँ पे चेक करते थे? फीडबैक स्टेज में। कहाँ पे चेक करते थे? फीडबैक स्टेज में। तो वी हैव अ प्लानिंग स्टेज, इवैल्यूएशन, फीडबैक स्टेज, एग्जीक्यूशन एंड फीडबैक। तो सर जो फीडबैक वाला स्टेज है ना, वहां पे जो अपने करते थे दैट इज द इवैल्यूएटिंग द पोर्टफोलियो मैनेजर का परफॉर्मेंस कि सर वो जो बोला वो अचीव किया है कि नहीं किया है। बिकॉज उसके अकॉर्डिंग अपने उसका फीस वगैरह स्ट्रक्चर करेंगे, मतलब कितना उसको फीस देना है कि नहीं। इज इट फाइन? तो ये जो रीडिंग है, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कौन से वाले स्टेज से रिलेटेड है आपका? प्लानिंग या एग्जीक्यूशन या फीडबैक? ऑब्वियसली फीडबैक, समझ में आ रहा होगा। क्योंकि सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पोर्टफोलियो मैनेजर का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे हैं। रीडिंग का नाम देखो, portfolio performance evaluation. How the portfolio manager has actually what performed on the basis of risk and on the basis of what return. On the basis of risk and on the basis of what return. We will actually what quantify. We will actually what quantify. We need to understand कि सर उसका क्या सोर्स ऑफ रिस्क है एंड क्या सोर्स ऑफ रिटर्न है। कि सर क्या वो जो रिटर्न कमाया है, एक्सेस रिटर्न कमाया है, वेदर इट इज ड्यू टू सेक्टर एलोकेशन, वेदर इट इज ड्यू टू सिक्योरिटी एलोकेशन, कोई सिक्योरिटी को अंडर वेट या ओवर वेट किया एज कंपेयर टू दी बेंचमार्क, सेक्टर को सर कैसे वेट असाइन किया एज कंपेयर टू दी बेंचमार्क, सर उसका टाइमिंग स्किल, उसका टाइमिंग स्किल। तो ये सब सारा चीज अपने देख के क्या करने वाले हैं? पोर्टफोलियो मैनेजर को अप्रेज करने वाले, अप्रेज कि सर उसको अपने कितना फीस वगैरह देंगे। तो सर अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि सर ये जो रिटर्न कमाया है ये सस्टेनेबल है कि नहीं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वेदर दिस रिटर्न इज आउट ऑफ लक और इट इज ड्यू टू व्हाट स्किल। अगर स्किल बेस्ड है तो ऑब्वियसली इट इज सस्टेनेबल, बट अगर लक बेस्ड है तो सर ये तो हो सकता है वन टाइम में। तो बेसिकली अपने को ये चेक करना है कि सर पोर्टफोलियो मैनेजर का परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट करना है, व्हाट आर द टूल्स दैट आर अवेलेबल। तो बहुत ज्यादा डिटेल में ये जो मैंने बताया अभी तक आपको लास्ट 2-3 मिनट्स के अंदर में, ये सब चीज को लेके यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि सर बेंचमार्क क्या होगा पोर्टफोलियो मैनेजर को इवैल्यूएट करने के लिए। बेंचमार्क क्या रखेंगे? इफ आवर पोर्टफोलियो मैनेजर इज से स्मॉल कैप स्टॉक मैनेजर, अपना जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो स्मॉल कैप स्टॉक मैनेजर है, तो क्या सर उसका अपने बेंचमार्किंग S&P 500 के साथ कर सकते हैं क्या, विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स? नो, वी कैनॉट। देयर विल बी अ मिसमैच। तो सर बेंचमार्क तो क्लियरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए। सर बेंचमार्क कहाँ पे पहले से पता होना चाहिए? कौन से स्टेज में आता है? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन या फीडबैक? प्लानिंग के अंदर में, प्लानिंग के अंदर में आता है सर बेंचमार्क। सर बेंचमार्क का यूज कहाँ पे करते हैं? लास्ट वाले स्टेज में, फीडबैक के अंदर में। इज इट फाइन? प्लानिंग जो स्टेज है उसी के अंदर में अपना जो बेंचमार्क है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, बट इसका यूज कहाँ पे आता है? फीडबैक के अंदर में, while doing the performance evaluation of the portfolio manager. आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब अपने स्पेसिफिकली एलओएस नंबर ए के अंदर में मूव कर रहे हैं। एलओएस नंबर ए क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किसका करने वाले हैं? सर इन्वेस्टमेंट मैनेजर का।
परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो होगा वो किसका करेंगे, इन्वेस्टमेंट मैनेजर। सर ये क्या, इन्वेस्टमेंट मैनेजर एक सिंगल पर्सन होगा और इट कैन बी टीम ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, मतलब देयर कैन बी फर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, ऑब्वियसली इट कैन बी अ सिंगल पर्सन ऑल्सो, और इट कैन बी टीम ऑफ और द फर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। अपना फोकस जो रहेगा इस रीडिंग में, एंड आने वाला जो रीडिंग है विच इज द इन्वेस्टमेंट मैनेजर सिलेक्शन, उसमें रहेगा फर्म्स, मतलब बेसिकली वी विल इवैल्यूएट द टीम ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। बिकॉज सर इफ वी थिंक अबाउट द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडाउमेंट, पेंशन फंड, फाउंडेशन, तो सर ये लोग तो अलग अलग एसेट क्लासेस में पैसा लगाएंगे, एंड अलग अलग एसेट क्लासेस का देयर विल बी वेरियस मैनेजर्स, से M1, M2, M3, तो सर उसका अपने को परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना है, उसका अपने को परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना है, मतलब विल बी डूइंग द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ फर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। तो जब भी अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजर बोल रहे हैं क्लास के अंदर में, तो आपको सोचना चाहिए फर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, मतलब देयर विल बी अ फर्म हु विल बी डूइंग द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। और यहाँ पे क्लाइंट कौन होगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जनरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ऑब्वियसली देयर कैन बी इंडिविजुअल ऑल्सो, बट इंडिविजुअल के अंदर में फिर HNIs आ जाता है, जो कि इतना बड़ा पैसा देंगे टू द इन्वेस्टमेंट मैनेजर टू मैनेज देयर वेल्थ। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर यहाँ पे हो गया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म। एलओएस नंबर ए, कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को अपने क्लास में पीई लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएगा। सर कितना कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स आर देयर विच आर इंटर रिलेटेड, तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। पहला है आपका मेजरमेंट। सर लिखता है ना साथ में, बिल्कुल लिखना है। मेजरमेंट है, फर्स्ट इज मेजरमेंट, सेकंड इज एट्रीब्यूशन, थर्ड इज अप्रेजल, थर्ड इज अप्रेजल। सुनना, मेजरमेंट मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजर है ना, उसका रिस्क एंड रिटर्न मेजर कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, इज इट फाइन, इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, कि सर ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजर और द पोर्टफोलियो मैनेजर, क्या रहा है सर। ठीक है, सर रिस्क कितना लिया है, कितना रिटर्न कमा के दिया है, इज इट फाइन, मतलब वी विल कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न। दिस रिस्क एंड रिटर्न का कैलकुलेशन कैन बी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट और इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रिलेटिव। फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट रिस्क क्या हो गया सर, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो वी कैन कैलकुलेट। रिलेटिव SD, रिलेटिव रिस्क क्या हो गया आपका, ट्रैकिंग एरर, रिलेटिव रिस्क क्या हो गया, ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग एरर इज फाइन, इट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एक्टिव रिटर्न, वी हैव रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, वी हैव रिटर्न ऑफ द बेंचमार्क। सर दोनों को माइनस करेंगे एक्टिव रिटर्न आ जाएगा, एक्टिव रिटर्न का स्टैंडर्ड डिविएशन इज एक्चुअली व्हाट, ट्रैकिंग एरर। तो सर वी विल चेक एक्चुअली व्हाट, ट्रैकिंग एरर। व्हाट अबाउट रिटर्न, सर एब्सोल्यूट रिटर्न वर्सेस रिलेटिव रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिटर्न इज कि सर हाउ मच इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज हाउ मच इज द मिनिमम रिटर्न दैट इज रिक्वायर्ड बाई से पेंशन फंड, कि सर कम से कम कितना रिटर्न चाहिए पेंशन फंड को, दैट विल बी योर एब्सोल्यूट रिटर्न। रिलेटिव रिटर्न क्या हो गया, सर हाउ मच इज द एक्सेस रिटर्न दैट द पोर्टफोलियो मैनेजर हैज जनरेटेड एज कंपेयर टू व्हाट, बेंचमार्क, एज कंपेयर टू व्हाट, बेंचमार्क। तो वी कैन मेजर, मेजर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कैलकुलेट कर रहे हैं द रिस्क एंड द रिटर्न, लाइक व्हाट वाज द परफॉर्मेंस, व्हाट वाज द परफॉर्मेंस, इज इट फाइन, इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में से लास्ट 1 ईयर में सर कितना रिस्क लिया है और कितना रिटर्न अर्न करके दिया पोर्टफोलियो मैनेजर ने। सो दैट विल बी द फर्स्ट कंपोनेंट, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज व्हाट वाज द परफॉर्मेंस इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, रिस्क के अंदर में वी हैव एब्सोल्यूट एंड वी हैव
रिलेटिव रिस्क। एब्सोल्यूट रिस्क क्या हो गया? स्टैंडर्ड डिविएशन। रिलेटिव क्या हो गया? ट्रैकिंग एरर। नेक्स्ट, रिटर्न। देयर कैन बी एब्सोल्यूट रिटर्न, देयर कैन बी रिलेटिव रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न क्या हो गया? मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और रिलेटिव क्या हो गया? एक्टिव रिटर्न। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं हिंदी में बोलूँ एक लाइन के अंदर में, क्या रिस्क एंड क्या रिटर्न है इनसे लास्ट 1 ईयर में। पूरा हिंदी लिख दिया। सॉरी। क्योंकि क्या होता है ना, जब ये यार एक लाइन के अंदर में चीज समझ में आता है उसके बाद तो सब कुछ आर्टिफिशियल लगता है। अब तुमको समझ में आ गया मेजरमेंट का मतलब क्या? जब ये एक लास्ट लाइन में लिखा, सर क्या रिस्क का क्या रिटर्न है, सिंपल सा बात है। लास्ट 1 साल में या लास्ट से 12 मंथ्स के अंदर में क्या रिस्क है और क्या रिटर्न है बताइए, सिंपल सा बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ कि सर ये जो रिस्क एंड रिटर्न है, से रिस्क इससे 5%, रिटर्न इससे 10%, हाउ इज द परफॉर्मेंस हैज बीन अचीव्ड। सर परफॉर्मेंस को अपने कैसे अचीव कर पाए अपने, मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर ने कैसे ये रिस्क और ये रिटर्न को अचीव किया है। इज इट फाइन? मतलब सर वी वांट टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ड्राइवर्स। वी वांट टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ड्राइवर्स, कि सर क्या सोर्स है रिस्क का एंड क्या सोर्स है रिटर्न का। फॉर एग्जाम्पल, सर ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर है ना, उसने S&P 500 को बीट किया है। S&P 500 को बीट किया है तो सर उसका रीजन बताइए ना, क्या रीजन है? क्या सर उसने सेक्टर का एलोकेशन चेंज किया है एज कंपेयर टू दी बेंचमार्क, या ही हैज बिन अ गुड स्टॉक पिकर, या सर उसका टाइमिंग स्किल अच्छा है, या सर वो फैक्टर के साथ प्ले प्ले कर रहा है, क्या सर वो कितना रिस्क लिया है। जी समझ में आ रहा है? बेसिकली वी विल आइडेंटिफाई व्हाट आर द कंपोनेंट्स, सर सोर्सेज क्या है रिस्क और रिटर्न जनरेट करने का। दैट इज एक्चुअली व्हाट एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन मतलब रीजन पता करना है मेरे को, रीजन, कि सर अगर एक्सेस रिटर्न कमाया क्यों, कम रिस्क लिया क्यों, एक्सेस रिस्क लिया क्यों, व्हाट आर दी रीजंस। इज इट फाइन? सोर्सेज ऑफ रिस्क एंड सोर्सेज ऑफ रिटर्न। मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं व्हाट वाज द परफॉर्मेंस, यहाँ पे बोल रहे हैं हाउ इज द परफॉर्मेंस अचीव्ड। एट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया? हाउ इज द परफॉर्मेंस अचीव्ड, कैसे अचीव किया है। तो यहाँ पे फोकस इज इन हाउ, यहाँ पे व्हाट, हाउ इज द परफॉर्मेंस अचीव्ड, दैट इज ड्राइवर्स और सोर्सेज ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। अगर इसको एक लाइन में लिखने, कैसे परफॉर्मेंस अचीव किया है। एट्रीब्यूशन किसी सिक्योरिटी सिलेक्शन से, या सेक्टर रोटेशन से, या फैक्टर्स से प्ले करके, या उसका टाइमिंग। अप्रेजल, अप्रेजल मतलब क्या हुआ कि सर ये जो भी रिस्क एंड रिटर्न अर्न किया है ना, मतलब जितना भी रिस्क लेके जो भी रिटर्न अर्न किया है, X% ऑफ रिटर्न अर्न किया है, उसका क्वालिटी क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, मतलब वेदर दिस रिटर्न इज ड्यू टू लक और ड्यू टू स्किल। अगर लक बेस्ड है तब तो वन टाइम है, बट स्किल है तो सस्टेनेबल है। लक है तो सर क्वेश्चनेबल है कि वापस से नेक्स्ट ईयर में ये रिटर्न हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा एक्सेस रिटर्न। बट अगर स्किल बेस्ड है तो ये पक्का सस्टेनेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगा कि सर जो डिफेंस सेक्टर है ना, डिफेंस सेक्टर वो इंक्रीज होगा, और वो एक्चुअली इंक्रीज हो भी गया, ठीक है। आपको लगा और आपने इन्वेस्ट किया, बट ये जो आपको लगा ना, ये ऐसे नहीं लगा, आपने कहीं सुना नहीं, आपने रिसर्च किया, रिसर्च के बेसिस पे आपने पैसा लगाया,
एंड वो सेक्टर आउट परफॉर्म किया मार्केट को। सो दिस इज योर स्किल और दिस इज योर लक। दिस इज योर स्किल। आपने रिसर्च किया, मैंने बोला, इज इट फाइन? सर कोई का बात सुन के अपने कोई से आईटी सेक्टर में लगा दिए और आईटी सेक्टर चला गया ऊपर, मतलब अच्छा चला, अच्छा हो गया, तो सर दैट इज स्किल और दैट इज लक? दैट इज लक। अरे आपने लक बेस्ड किया ना, आपने तुक्का में पैसा लगा दिया और एक्चुअली वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर गया। बट क्या वो सस्टेनेबल है? बिल्कुल भी नहीं, सस्टेनेबल नहीं है ना। अरे एक साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, बट क्या बार बार रिपीट होगा? नो सर। बार बार क्या चीज रिपीट होता है? जो रिसर्च बेस्ड रहता है, जो रिसर्च बेस्ड रहता है। तो अप्रेजल मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वी विल चेक द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्वालिटी मतलब क्या हो गया यहाँ पे? स्किल और लक। स्किल है तो सस्टेनेबल है। वेरी इजी। इसको हिंदी में लिखें क्या? परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है। तो देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। एक है मेजरमेंट, दूसरा है एट्रीब्यूशन, एंड थर्ड इज एक्चुअली व्हाट? अप्रेजल। मेजरमेंट मतलब क्या हो गया? क्या रिस्क एंड क्या रिटर्न है? सर मेरे को बताइए क्या रिस्क है और क्या रिटर्न है? एब्सोल्यूट रिस्क, रिलेटिव रिस्क, या एब्सोल्यूट रिटर्न या रिलेटिव रिटर्न। तो उसका अपने कैलकुलेशन, मतलब वी विल कैलकुलेट इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। सेकंड इज एट्रीब्यूशन। सर ये जो रिस्क रिटर्न आया है ना, ये कैसे आया है बताइए? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिस्क एंड रिटर्न? वेदर इट इज ड्यू टू गुड सिक्योरिटी सिलेक्शन, whether it is due to timing skill, whether it is betting on certain factors, whether it is betting on certain sector. थर्ड इज अप्रेजल। सर अप्रेज करिए, मतलब क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस बताइए कि सर ये जो परफॉर्मेंस है ये सस्टेनेबल है कि नहीं, वेदर इट इज ड्यू टू स्किल और वेदर इट इज ड्यू टू लक। इज इट फाइन? क्लियर है? परफेक्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एलिवेस नंबर बी। एलिवेस नंबर बी क्या बोल रहा है? डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इफेक्टिव एट्रीब्यूशन प्रोसेस। एलिवेस नंबर बी, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? एलिवेस नंबर बी इज attributes of effective attribution process. What are the attributes of effective attribution process? तो सर एट्रीब्यूशन का तो मतलब समझ ही गए कि सर क्या सोर्स है रिस्क एंड रिटर्न का। अब उसका एट्रीब्यूट्स बताइए कि सर व्हाट आर दी एट्रीब्यूट्स। सुनना, सबसे पहला है कि सर एट्रीब्यूट शुड कवर 100% ऑफ द पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न एक्सपोजर। मतलब क्या हुआ सर? कि सर अपने पोर्टफोलियो के अंदर में मान लीजिए वी हैव स्टॉक ऑल्सो, वी हैव कमोडिटी ऑल्सो, वी हैव फिक्स्ड इनकम ऑल्सो। तो सर जो अपने एनालिसिस करेंगे ना, जब अपने एनालिसिस करेंगे, मेजरमेंट, यहाँ पे रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करेंगे या सोर्सेज फाइंड आउट करेंगे, तो सर मेरे को परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए सारा का सारा एसेट लेना है, मतलब स्टॉक भी लेना है, कमोडिटी भी लेना है, फिक्स इनकम भी लेना है। आई कैन नॉट लिमिट माई सेल्फ टू अ स्पेसिफिक एसेट। सिर्फ मेरे को स्टॉक नहीं देखना है, मेरे को 100% ऑफ द पोर्टफोलियोज रिस्क एंड रिटर्न एक्सपोजर का एनालिसिस करना है। दैट इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट। तो पहला एट्रीब्यूट है ऑफ द इफेक्टिव एट्रीब्यूशन प्रोसेस, इट शुड एनालाइज 100% of portfolios risk and return exposure। इसका मतलब समझ में आया आपको कि सिर्फ सर स्टॉक का परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, स्टॉक, कमोडिटी, फिक्स्ड इनकम, पूरा 100%। 100% मतलब ऑल ऑफ द पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न एक्सपोजर। सेकेंड, वी विल एनालाइज, और द एट्रीब्यूशन शुड बी एनालाइजिंग द एक्सिस रिटर्न। सर ये जो एक्सिस रिटर्न आया है उसका क्या रीजन है, उसका एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल
return of the portfolio is say 10%, return of the benchmark is say 7%. How much is the excess return? 3%. ये सर 3% का क्या रीजन है? Whether it is due to security selection, whether it is due to timing, whether it is due to sector पे bet. क्या रीजन है सर, वो मेरे को पता करना है. तो सेकंड हो जाएगा, इट शुड एनालाइज एक्सेस portfolios, sorry, it should analyze portfolios excess return. एक्सेस मतलब आरपी माइनस आरबी. इसका रीजन पता करना है. थर्ड, इट शुड क्वांटिफाई द एक्टिव रिटर्न. सर एक्टिव रिटर्न को मेरे को एक्टिव डिसीजंस को रेदर मेरे को क्वांटिफाई करना है. सर जो भी मैंने एक्टिव डिसीजंस लिया ना, उसको मेरे को क्वांटिफाई करना है. फॉर एग्जांपल, आई टुक बेट ऑन से आईटी इंडेक्स, आईटी स्टॉक्स पे मैंने बेट लिया था, ठीक है. तो सर अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब मैंने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, तो मेरे को उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन बताना पड़ेगा कि मेरे टोटल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस से हाउ मच द आईटी स्टॉक हैज एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड. इज इट फाइन? तो एक्टिव डिसीजंस जो मैं ले रहा हूं ना, उसको मेरे को क्वांटिफाई करना पड़ेगा. दैट इज द थर्ड एट्रीब्यूट ऑफ द इफेक्टिव एट्रीब्यूशन प्रोसेस. इट शुड क्वांटिफाई द एक्टिव डिसीजंस. मतलब मेरे को जो ओवरऑल मेरा परफॉर्मेंस है, उसके अंदर में कितना कंट्रीब्यूशन मेरा एक्टिव डिसीजन से, वो मेरे को क्वांटिफाई करना है नंबर्स के फॉर्म में. फोर्थ, इट शुड रिफ्लेक्ट द पोर्टफोलियो मैनेजर्स करंट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए द करंट पोर्टफोलियो मैनेजर इज अ स्मॉल कैप वैल्यू स्टाइल मैनेजर एंड ही हैज शिफ्टेड टू स्मॉल कैप ग्रोथ मैनेजर. तो सर वो जो उसका स्टाइल है, उसका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस है ना, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए उसके एट्रीब्यूट के अंदर में. इफ ही वाज अ वैल्यू मैनेजर एंड ही हैज स्विच टू से ग्रोथ मैनेजर, तो सर जो उसका करंट, अभी जो करंट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है विच इज ग्रोथ, इट शुड रिफ्लेक्ट इन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द इफेक्टिव डिसीजन प्रोसेस. तो क्या बोला एट्रीब्यूट्स ऑफ द इफेक्टिव एट्रीब्यूशन प्रोसेस के अंदर में? वी हैव फोर एट्रीब्यूट्स. कौन कौन सा है? इट शुड एनालाइज 100% ऑफ द पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न एक्सपोजर. सर इसका एग्जांपल क्या दिए थे कि पोर्टफोलियो के अंदर में मान लीजिए वी हैव कमोडिटी, वी हैव फिक्स्ड इनकम, वी हैव स्टॉक, वी शुड मेक एनालिसिस ऑफ ऑल द एसेट क्लास. उसका सारा रिस्क एंड उसका सारा रिटर्न को अपन को देखना है. सेकेंड एट्रीब्यूट इज द इट शुड एनालाइज द पोर्टफोलियो एक्सेस रिटर्न. कि सर आरपी माइनस आरबी जो एक्सेस से रिटर्न आ रहा है, से 5% आ रहा है या 2% आ रहा है, उसका रीजन बताइए, उसका रीजन बताइए. थर्ड, इट शुड क्वांटिफाई द एक्टिव डिसीजंस. जो आप एक्टिव डिसीजंस ले रहे हो बाय ओवरवेइंग से आईटी स्टॉक्स, उससे सर क्या आपके परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूशन हुआ, वो बताइए, क्वांटिफाई करिए उसको. एंड फोर्थ, इट शुड रिफ्लेक्ट द पोर्टफोलियो मैनेजर का करंट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. तो इफ देयर इज अ स्विच इन दी से स्टाइल, तो द पोर्टफोलियो मैनेजर का जो अभी परफॉर्मेंस है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? क्वांटिफाई करना पड़ेगा. एंड उसका एट्रीब्यूट को वी नीड टू check कि whether the current investment process which has been followed is reflective of the करंट रिस्क एंड रिटर्न. तो बेसिकली जो भी रिस्क एंड रिटर्न आ रहा है ना, उसको अपने को खोद के पता करना है कि सर उसका क्या रीजन है. ये जो रिस्क एंड रिटर्न आ रहा है, ये कैसे आया? एट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ, कैसे आया, लिखा है ना, कैसे परफॉर्मेंस अचीव किया. ये चार पॉइंट्स को अपने को चेक करना पड़ेगा. दैट इज एलिवेस नंबर बी विच इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ इफेक्टिव एट्रीब्यूशन प्रोसेस. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एलिवेस नंबर सी, कॉन्ट्रास्ट return attribution and risk attribution. Contrast macro and micro return attribution. LOS number C.
रिस्क एंड रिटर्न एट्रीब्यूशन, मैक्रो एंड माइक्रो रिटर्न एट्रीब्यूशन। सबसे पहला रिस्क एंड रिटर्न एट्रीब्यूशन। सर इफ द पोर्टफोलियो मैनेजर इज टेकिंग एक्टिव डिसीजन, अगर पोर्टफोलियो मैनेजर जो है सर एक्टिव डिसीजंस ले रहा है, तो सर उसका एक्टिव डिसीजन लेने से व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द रिस्क एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द रिटर्न, वो पता करना है। इम्पैक्ट ऑन रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑन व्हाट, रिटर्न। तो रिस्क एंड रिटर्न एट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ? इफ पोर्टफोलियो मैनेजर इज टेकिंग एक्टिव डिसीजन, इम्पैक्ट ऑन रिस्क, इम्पैक्ट ऑन रिटर्न, ये पता करना है मेरे को। What is the impact on risk and what is the impact on return? कि whether the risk has increased or decreased, whether the return has increased or decreased. Basically value addition हुआ है कि नहीं हुआ है, whether there has been value addition and all has happened or not. Because यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं सर, एक्टिव डिसीजन ले रहा है तो सर ऑब्वियसली वो फीस ज्यादा चार्ज करेगा, तो सर वो जो फीस ज्यादा चार्ज कर रहा है उसको वो जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ पोर्टफोलियो मैनेजर इज टेकिंग एक्टिव डिसीजन, what is the impact on risk and what is the impact on return? Next is macro and micro return attribution. Macro and micro return attribution, ये क्या हुआ सर? मेरे को ये पता करना है कि सर जो मेरा एस ए डिसाइड हुआ था, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन जो मेरा डिसाइड हुआ था, एंड इफ देयर इज अ से शॉर्ट टर्म डिविएशन नोन एज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन टीएए, तो सर वो जो डिविएशन हुआ है ना, वो जो डिविएशन हुआ है, एंड जो अपने मैनेजर को सिलेक्ट किए हैं अपने एज अ स्पॉन्सर, पेंशन फंड का एज अ स्पॉन्सर अपने जो मैनेजर को सिलेक्ट किए हैं, सर उसके वजह से कितना एट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना एट्रीब्यूशन हो रहा है इन द रिस्क एंड रिटर्न, दैट इज नोन एज मैक्रो एट्रीब्यूशन। वापस से बोल रहा हूं, मैक्रो एट्रीब्यूशन इज द decision which is taken at the fund level or the sponsor level। स्पॉन्सर ले रहा है, देखो देयर विल बी अ पोर्टफोलियो मैनेजर एंड देयर विल बी अ पेंशन फंड का स्पॉन्सर जिसका एसेट्स है, ऑब्वियसली देयर आर बेनिफिशियरीज जो कि इंप्लॉइज है, इज इट फाइन? तो सर जो स्पॉन्सर है ना, वो जो डिसीजन ले रहा है कि कौन से मैनेजर को सिलेक्ट करना है, मैनेजर वन, मैनेजर टू या मैनेजर थ्री, दैट इज द मैनेजर सिलेक्शन। सेकेंड, सर एस जो डिसाइड हुआ था उससे कितना डिविएशन हो रहा है, इफ there is a deviation in the asset allocation, मतलब asset allocation decision से how much there has been the attribution on the portfolio का risk and return, so that is the macro attribution। तो सर माइक्रो क्या हो गया? माइक्रो, माइक्रो इज रिलेटेड टू दी मैनेजर्स का डिसीजन, पोर्टफोलियो मैनेजर जो डिसीजन ले रहा है विथ रिस्पेक्ट टू से सिक्योरिटी सिलेक्शन, तो सर वो जो सिक्योरिटी सिलेक्शन का डिसीजन ले रहा है उससे सर क्या परफॉर्मेंस हुआ रिस्क एंड रिटर्न पे, उसको क्या बोलते हैं अपने? माइक्रो रिटर्न एट्रीब्यूशन। Then there is a third term known as portfolio level attribution। portfolio level क्या हो गया कि सर because of macro या micro, how is the portfolio has performed, because सर portfolio impact होगा because of manager selection से, because of asset allocation से, and because of security selection से। तो macro and micro return attribution, तो macro this will be at fund or sponsor level, it includes asset allocation, दूसरा मैनेजर सिलेक्शन। एसेट एलोकेशन यहाँ पे बोलना चाह रहे डिविएशन फ्रॉम
SAA कि सर जितना सोचे थे इक्विटी में डिसाइड किए थे से 70%, 30% फिक्स इनकम, बट एक्चुअली आपने किया से 60% इक्विटी एंड 40% फिक्स इनकम, 60% equity and 40% fixed income. So how much there is a deviation from strategic asset allocation? Then micro, this is at portfolio manager level. Think this as security selection. ठीक है, तो मैक्रो वर्सेस माइक्रो, और एक मैंने क्या बोला था, पोर्टफोलियो लेवल, पोर्टफोलियो लेवल कैन बी मैक्रो, माइक्रो. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एलियस नंबर डी. Describe return based, holding based and transaction based performance attribution including advantage and disadvantage of each. तो मेरे को थ्री मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन बताना है. एलियस नंबर डी. एलियस नंबर डी इज अबाउट थ्री मेथड्स और थ्री अप्रोचेस ऑफ परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन. तीन मेथड है परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन चेक करने का. एक है रिटर्न बेस्ड, दूसरा है होल्डिंग बेस्ड, एंड थर्ड इज ट्रांजैक्शन बेस्ड. थर्ड इज ट्रांजैक्शन बेस्ड. रिटर्न बेस्ड एट्रीब्यूशन क्या, सुनिएगा सर. यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का, जो अपना पोर्टफोलियो है उसका होल्डिंग्स नहीं चेक करते हैं, उसका स्टॉक बाय स्टॉक कंपोनेंट्स चेक नहीं करते हैं. क्या चेक करते हैं, रिटर्न. कि से सर लास्ट ईयर से लास्ट 5 years ऑन एन एवरेज पोर्टफोलियो हाउ मच हैज जनरेटेड द रिटर्न. सर ये क्यों करना है, टू चेक कि सर जो पोर्टफोलियो मैनेजर का स्टाइल है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर का स्टाइल है उसने जो बोला है वर्सेस जो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो जनरेट करके दिया है वो उसके स्टाइल से अलाइंड है कि नहीं. मतलब यहाँ पे अपने रिग्रेस करेंगे रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस स्टाइल. कि सर से रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो जो जनरेट हुआ है उसका रीजन क्या है, वेदर इट इज ड्यू टू लार्ज कैप वैल्यू, or it is due to large cap growth, it is due to small cap value, or it is due to small cap growth. So we will carry out a regression on the return of the portfolio with respect to various indexes, that is large cap value, large cap growth, small cap value and small cap growth, to calculate the factor sensitivity or the रिस्क ड्राइवर्स नोन एज बीटा. अपने सेंसिटिविटी कैलकुलेट करेंगे बीटा. सर जिस इंडेक्स का बीटा ज्यादा आएगा तो सर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि अच्छा ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर का परफॉर्मेंस है इट इज मेजरली ड्यू टू से लार्ज कैप ग्रोथ या लार्ज कैप वैल्यू. तो रिटर्न बेस्ड के अंदर में क्या करना चाह रहे हैं सर, वी वांट टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द रिटर्न, वेदर दिस रिटर्न इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्टाइल. क्या सर ये जो स्टाइल बेस्ड है, और सर अगर स्टाइल बेस्ड है तो क्या सर पोर्टफोलियो मैनेजर का स्टाइल से अलाइंड है कि नहीं, वो जो बोला है वो फॉलो किया है कि नहीं. सर वो अपने आप को पब्लिश करता है मार्केट के अंदर में दैट ही इज अ लार्ज कैप ग्रोथ मैनेजर, जबकि एक्चुअली वो करता है स्मॉल कैप वैल्यू. उसका स्टाइल क्या एक्चुअल में, लार्ज कैप, सॉरी उसका एक्चुअल में क्या, लार्ज कैप फॉलो करता है वो लार्ज कैप ग्रोथ, बट एक्चुअल में वो फॉलो करता है स्मॉल कैप वैल्यू. तो सर वो जो बोल रहा है वर्सेस वो जिस हिसाब से अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा है, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस. तो सर मेरे को क्या करना है यहाँ पे, उसका स्टाइल एनालिसिस करना है, और ये मैं कैसे कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ रिटर्न बेस्ड परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन चेक करके. क्या सर इसके अंदर में एक एक होल्डिंग्स चेक करेंगे, नहीं, अपने रिटर्न चेक करेंगे. तो सर इसका फायदा क्या है, रिटर्न बेस्ड का फायदा क्या है. सर इसका फायदा ही इट इज इजी. सर एकदम इजी है, बिकॉज यहाँ पे एक एक होल्डिंग्स तो अपने चेक नहीं कर रहे हैं, इट इज सिंपल. होल्डिंग्स नहीं चेक कर रहे हैं, मोटा मोटी रिटर्न
से लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न को अपने को रिग्रेस करना है। इज इट फाइन? तो सर दैट इज इजी एंड सिंपल। दूसरा, इट कैन रिटर्न बेस्ड कैन बी यूजफुल फॉर से लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, जैसे हेज फंड्स वगैरह, जहां पे हेज फंड्स वगैरह को अपना कंपोनेंट्स, अपना होल्डिंग्स बताने का जरूरत नहीं है। दे कैन ओनली स्टेट एक्चुअली व्हाट देयर रिटर्न्स। तो रिटर्न बेस्ड किसके लिए यूज हो सकता है? सर फॉर लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी लाइक हेज फंड्स के लिए। बट सर रिटर्न बेस्ड का कोई लिमिटेशन है? यस। क्या लिमिटेशन है? कैन इट बी मैनिपुलेटेड? क्या इसको मैनिपुलेशन किया जा सकता है क्या रिटर्न बेस्ड को? यस। सर कैसे कर सकते हैं? देखो ये सिंस अपना होल्डिंग्स नहीं बताएगा, तो जो हेज फंड्स है वो हो सकता है बहुत ज्यादा लेवरेज यूज करके रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो आप तो सिर्फ रिटर्न देख रहे हो कि अरे इस पीरियड के अंदर में हेज फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, बट उसका रीजन क्या है ये आपको पता लगा? नो। अरे आप होल्डिंग्स थोड़ी चेक किया, आपने तो रिटर्न चेक किया। तो सर रिटर्न तो अच्छा कमाया जा सकता है बाई टेकिंग लेवरेज ऑल्सो। चीज समझ में आ रहा है आपको कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है रिटर्न बेस्ड के अंदर में? कि सर इट इज व्हाट सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक दी होल्डिंग्स, एंड दिस excess return for a certain period is due to actually what? Excess leverage. Second, it is प्रिसाइज, एक्यूरेट नहीं है रिटर्न बेस्ड। ये प्रिसाइज है। सर प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे अपने एवरेज से 5 ईयर का रिटर्न चेक कर रहे हैं। हो सकता है इन दिस 5 ईयर्स सर जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसका स्टाइल चेंज हो गया होगा, तो सर यहाँ पे अपने एवरेज रिटर्न ले रहे हैं ऑफ से 5 ईयर्स का। तो सर ये क्या एक्यूरेट है या प्रिसाइज है? इट इज एक्चुअली व्हाट, मतलब इट इज नॉट प्रिसाइज रेदर। तो सर दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट, बट यस इट इज सिंपल। सिंपल है। दैट इज द फायदा इन केस ऑफ रिटर्न बेस्ड। ठीक है, चलिए लिखते हैं एक बार इसको पहले। रिटर्न बेस्ड, वी आर कैरिंग आउट अ रिग्रेशन return of the portfolio estimated is equal to alpha plus beta 1 into x1 plus beta 2 into x2 plus dot dot beta 3 into, sorry, beta k into xk. x1 is say large cap value, x2 is large cap growth, small cap value. We are carrying out a regression by this to know the factor sensitivity, that is beta, bracket में, to know which style has contributed majorly. Advantage: since holdings data are not available, it can be used for less complex strategy hedge fund. Second, it is easy, simple, क्योंकि सर यहाँ पे अपने को एक एक होल्डिंग्स चेक नहीं करना उसका डेटा। लिमिटेशन: इट इज नॉट प्रिसाइज, एक्यूरेट नहीं है। दूसरा, सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन, क्योंकि सर यहाँ पे अपने लेवरेज वगैरह का पता नहीं लगेगा अपने को। नेक्स्ट, होल्डिंग बेस्ड, नाम देखो इसका। क्या लग रहा है इसके अंदर में क्या चेक करेंगे? सर होल्डिंग्स चेक करेंगे, एक एक स्टॉक का अपने रिटर्न्स चेक करेंगे, होल्डिंग्स। इज इट फाइन? तो होल्डिंग बेस्ड के अंदर में वी चेक ईच होल्डिंग्स रिटर्न।
तो सर क्या यहाँ पे डेटा रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा? यस। होल्डिंग के अंदर में तो सर डेटा रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो देखो आप एक एक होल्डिंग चेक नहीं कर रहे थे रिटर्न के अंदर में, यू आर चेकिंग ओवरऑल रिटर्न। बट यहाँ पे वी आर चेकिंग ईच एंड एवरी होल्डिंग्स का रिटर्न, तो ऑब्वियसली सर जो डेटा रिक्वायरमेंट होगा वो ज्यादा होगा होल्डिंग के अंदर में। सर ये ज्यादा एक्यूरेट होगा एज कंपेयर टू रिटर्न, ज्यादा एक्यूरेट होगा एज कंपेयर टू रिटर्न। चीज समझ में आ रहा है? क्योंकि सर ये तो लेस एक्यूरेट है, और यहाँ पे तो अपने एक एक होल्डिंग्स का रिटर्न चेक कर रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट मोर एक्यूरेट। बट इसके अंदर में प्रॉब्लम क्या है होल्डिंग बेस्ड के अंदर में, दैट कि सर जब अपने होल्डिंग बेस्ड रिटर्न लेते हैं, वी एक्चुअली कंसिडर बिगनिंग ऑफ होल्डिंग्स, कि सर अपने पास से 1 जनवरी को क्या होल्डिंग्स था। सर एचडीएफसी था एंड रिलायंस था, 50-50% इन आवर पोर्टफोलियो। ठीक है, और 31 जनवरी को अपने उसका होल्डिंग रिटर्न चेक कर रहे हैं। से एचडीएफसी में हमने अर्न किया है 10% एंड रिलायंस में अर्न किया है से 8%। टोटल कितना हुआ? 18%। ऑब्वियसली 50-50% लगाए हैं तो 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 9%। बट सर ड्यूरिंग द मंथ के अंदर में मैंने से टीसीएस 20 जनवरी को परचेज किया एंड 25 जनवरी को सेल कर दिया, तो क्या सर वो होल्डिंग के अंदर में आया? नहीं आया। वो ट्रांजैक्शन, वो उसका रिटर्न काउंट ही नहीं हुआ। दैट इज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ होल्डिंग बेस्ड। वी आर नॉट चेकिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, वी आर चेकिंग एक्चुअली व्हाट होल्डिंग विच इज देयर एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, कि सर बिगनिंग में जो होल्डिंग्स था मंथ एंड पे, सर उस होल्डिंग का अपने रिटर्न चेक कर लिया और उसका वेट के साथ मल्टीप्लाई करके वी विल कैलकुलेट दी holding based return in between the month. If there is a buy and if there is a sell, holding based attribution does not reflect that. That is the problem in case of holding based. तो क्या सर अपने holding based को ऐसे टाइप का फंड के लिए यूज कर सकते हैं क्या, जो एक्टिवली बाई एंड सेल करता है? या सर अपने पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए होल्डिंग बेस्ड यूज करेंगे? सर ऑब्वियसली पैसिव के लिए, क्योंकि पैसिव के अंदर में टर्नओवर कम होता है, एक्टिव के अंदर में तो बहुत ज्यादा चर्निंग होगा, बाई सेल होगा बार बार। तो सर होल्डिंग बेस्ड क्या एक्टिव के लिए यूजफुल है जहां पे टर्नओवर हाई है? नो। क्योंकि सर क्या वो ट्रांजैक्शंस लेता है? नो। वो क्या लेता है? होल्डिंग्स। वो क्या लेता है? होल्डिंग्स। बट यस इट इज more accurate than actually what data, sorry return. It is more accurate than what return. But yes, there is a problem with respect to the holding base, that it does not consider the transactions and it does not consider the transaction cost also. That is the problem in case of holding based. फायदा क्या? We check each holdings return. तो advantage, it is more accurate than return based. Limitation क्या है? It is not useful for high turnover portfolio. क्यों? Because it does not consider in between transaction, rather it takes beginning of period holdings. ठीक है, सो दिस इज द लिमिटेशन। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए कौन सा आया? थर्ड वाला, नाम दिख ही रहा होगा, ट्रांजैक्शन बेस्ड। तो ट्रांजैक्शन बेस्ड क्या करता है सर? इट टेक्स ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन फॉर द रिटर्न कैलकुलेशन। सर हर एक ट्रांजैक्शन को कंसिडर करेगा, अगर इन बिटवीन में बाई भी हुआ है सेल भी हुआ है ड्यूरिंग द मंथ, उसको भी ट्रांजैक्शन बेस्ड कंसिडर करता है। तो आपके हिसाब से बताइए कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, रिटर्न, होल्डिंग या ट्रांजैक्शन? ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन बेस्ड। ट्रांजैक्शन बेस्ड इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट कंसिडर्स व्हाट, ऑल दी डेटा। बट प्रॉब्लम क्या ट्रांजैक्शन के साथ, कि सर इसको डेटा बहुत चाहिए। ऑब्वियसली डेटा बहुत चाहिए ना, इन बिटवीन मंथ्स का भी चाहिए। सबसे कम डेटा किसको चाहिए था? रिटर्न। उसके बाद होल्डिंग। और ट्रांजैक्शन में क्या, सबसे ज्यादा रिटर्न, सॉरी सबसे ज्यादा डेटा, एंड कॉम्प्लेक्स भी है, बिकॉज वी नीड टू कंसिडर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन बेस्ड इट कंसिडर्स
ऑल ट्रांजैक्शन एडवांटेज क्या है? इट इज मोर एक्यूरेट देन अदर्स टू। लिमिटेशन क्या है? इट इज कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स मोर डेटा। इज इट फाइन? तो रिटर्न बेस्ड वर्सेस होल्डिंग बेस्ड वर्सेस ट्रांजैक्शन बेस्ड, कौन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है? ट्रांजैक्शन। कौन सा लीस्ट एक्यूरेट है? रिटर्न बेस्ड। किसके अंदर में अपने होल्डिंग्स चेक करते हैं? होल्डिंग बेस्ड के अंदर में। किसके अंदर में ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन चेक करते हैं? ट्रांजैक्शन बेस्ड में। किसमें कौन से वाले रिटर्न को, सॉरी, कौन से वाले एट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं हेज फंड्स वगैरह के लिए? रिटर्न बेस्ड के लिए। रिटर्न बेस्ड। ठीक है। नेक्स्ट, दिस वाज योर एलओएस नंबर डी। नेक्स्ट एलओएस, एलओएस नंबर ई। इंटरप्रेट the sources of portfolio return using a specified attribution approach। ठीक है। sources of return using a specified attribution approach। एलियस नंबर ई। तो यहां पे मेरे को पता करना है एट्रीब्यूशन अप्रोच। मतलब यहां पे वी विल कैलकुलेट समथिंग नोन एज अरिथमेटिक एट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूशन। एरिथमेटिक एट्रीब्यूशन वर्सेस ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूशन, देखना थोड़ा सा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड रहेगा। दिस इज से ईयर वन, देन वी हैव ईयर टू। ईयर वन में रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इससे 12%, रिटर्न ऑन द बेंचमार्क इससे 10%। हाउ मच इज द एक्सेस रिटर्न? ये एक्टिव रिटर्न कितना हुआ? 2%। ईयर टू में मान लीजिए रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो हो गया 11% एंड रिटर्न ऑन द बेंचमार्क हो गया से 10%। हाउ मच इज द एक्सेस रिटर्न? 1%। ठीक है। अब अपने क्या करेंगे यहाँ पे? एरिथमेटिक एट्रीब्यूशन निकालने वाले। जैसे अपने एरिथमेटिक मीन वगैरह कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करेंगे एरिथमेटिक एट्रीब्यूशन। एरिथमेटिक एट्रीब्यूशन। सर मेरे को बताइए ना कि 2 इयर्स में क्यूमुलेटिव, 2 इयर्स में एक्टिव रिटर्न कितना है? तो कोई भी प्लस टू प्लस वन मत करना, कोई भी प्लीज 2+1 मत करना, कंपाउंडिंग करना अपने को। इज इट फाइन? तो क्यूमुलेटिव 2 ईयर का रिटर्न वी नीड टू कैलकुलेट। तो आर ए क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1.02। कि आपने $1 लगाया, फर्स्ट ईयर में इट बिकेम 1.02, नेक्स्ट ईयर में 1.02 लगाया, एट द ईयर टू के एंड पे इट बिकेम हाउ मच? बताना प्लीज। 1.02 इंटू 1.01, दिस इज 3.02%। ऑब्वियसली -1 इंटू 100 कर लेना। -1 इंटू 100, 3.02%। नाउ सर, अगर अपने सेपरेटली निकालते रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्यूमुलेटिव एंड सेपरेटली निकालते रिटर्न ऑफ बेंचमार्क, फिर 2 साल का निकालने के बाद रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ द बेंचमार्क क्यूमुलेटिवली माइनस करते, क्या वो सर 3.02% से मैच करता कि नहीं करता? चेक करते। रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज कितना लिया फर्स्ट ईयर में? 12 एंड नेक्स्ट ईयर में 11। तो 1.12 इंटू 1.11 -1 इंटू 100।
कितना आएगा बताइए प्लीज। 24.32%। रिटर्न ऑफ द बेंचमार्क कितना आएगा बताइए प्लीज। 1.10 इंटू 1.10 -1 इंटू 100। 21%। तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आ गया, रिटर्न ऑफ द बेंचमार्क आ गया, दोनों को माइनस करिए प्लीज एक बार। 24.32 -21। 3.32 आ रहा है। 3.32% आ रहा है। और यहाँ पे कितना आया हुआ है? और यहाँ पे 3.32। तो इज इट मैचिंग और मिसमैच? देर इज अ मिसमैच। मतलब क्या हुआ सर इसका? या कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि सर अगर अपने रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो एंड रिटर्न ऑफ द बेंचमार्क को क्यूमुलेटिवली कंपाउंडिंग करते हैं वर्सेस एक्टिव रिटर्न को अपने कंपाउंडिंग करते हैं टू गेट द क्यूमुलेटिव रिटर्न, ऑब्वियसली इट इज नॉट मैचिंग। ये मैच नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, अब इसी को अपने ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूशन से निकाल के चेक करते हैं। ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले काम करते हैं, वी कैन कैलकुलेट एक्टिव रिटर्न। एक्टिव रिटर्न यहाँ पे कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली वी कैनॉट टेक 2% एंड 1%। सर ये जो आया हुआ है अपना रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो 24.32 एंड 21%, ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूशन में क्या करेंगे? 24.32 में से 21 हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड। वी विल टेक 1.2432 डिवाइडेड बाई 1.21, ऑब्वियसली -1 इंटू 100। 1.2432 डिवाइडेड बाई 1.21 -1 इंटू 100। 2.74%। 2.7438% रह दो। पर एक्टिव रिटर्न निकालते हैं with respect to return of the portfolio and return of the benchmark. Return of the portfolio in the first year is 12%, benchmark है 10%, तो हटाना है तो क्या करेंगे? डिवाइड। तो 1.12 डिवाइडेड बाई 1.1, 1.12 डिवाइडेड बाई 1.10 इंटू नेक्स्ट ईयर का 1.11 डिवाइडेड बाई 1.10, 1.11 डिवाइडेड बाई 1.10, obviously -1 इंटू 100। 1.12 डिवाइडेड बाई 1.1 STO1, 1.11 डिवाइडेड बाई 1.10 इंटू RCL1 -1 इंटू 100। 2.7438, देखो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। दिस इज मैचिंग। तो कौन सा सर एक्यूरेट है? ज्योमेट्रिक। कौन सा अप्रोक्स है? एरिथमेटिक। तो सर रियल लाइफ में अपने क्या फॉलो करते हैं? सर रियल लाइफ के अंदर में अपने एरिथमेटिक फॉलो करते हैं, बिकॉज आपको दिख रहा होगा कैलकुलेशन वाइज एरिथमेटिक ज्यादा इजी है। मतलब एक नॉर्मल पर्सन एरिथमेटिक आराम से कैलकुलेट कर पाएगा एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिक। ठीक है, ज्योमेट्रिक कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली यू यू नीड व्हाट यू से सर्टेन अंडरस्टैंडिंग। बट एरिथमेटिक को अपने इजिली कैलकुलेट करते हैं, बोलते हैं ना सर, एक होता है एक्यूरेसी, एक होता है अप्रोक्सीमेशी, अप्रोक्सीमेट। तो सर रियल लाइफ के अंदर में वी कैन फॉलो व्हाट? अप्रोक्सीमेट। मतलब सर आने वाले अभी जब अपने कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे उसके अंदर में कौन सा ज्यादातर यूज होगा? एरिथमेटिक एट्रीब्यूशन। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। सो practitioners follows more arithmetic attribution, obviously to check the excess return generated by the portfolio manager। ठीक है, तो अपना यहाँ पे आज एलयूएस नंबर ए से लेकर एलयूएस नंबर ई तक अपना हुआ है। क्या नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, एक बार इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जो भी कॉन्सेप्ट अपने पढ़े वेदर वी आर एबल टू अप्लाई इन दी क्वेश्चन और नॉट।
Which component of performance evaluation attempts to determine whether the performance was affected primarily by chance? बोलो सर कौन सा ऐसा कंपोनेंट है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन का जो कि डिटरमाइन करता है कि वेदर द परफॉर्मेंस वाज अफेक्टेड प्राइमरीली बाय चांस मतलब लक से? परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन या परफॉर्मेंस मेजरमेंट? याद दिला देता हूँ। परफॉर्मेंस मेजरमेंट फर्स्ट कंपोनेंट था कि सर व्हाट वाज द परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस था बेस्ड ऑन रिस्क, मतलब वहां पे अपने कैलकुलेट करेंगे रिस्क एंड रिटर्न। performance attribution, how the performance was achieved, sources of risk and return. Performance appraisal कि sir what is the, how is the quality of performance, whether the performance was achieved due to skill or whether it was achieved due to luck. तो बोल रहे हैं यहाँ पे performance was affected primarily by chance, so this will be what, performance appraisal. Next, question number 2, which method of performance attribution is the most reliable? सबसे ज्यादा accurate कौन सा है? ट्रांजैक्शन बेस्ड। सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा है? ट्रांजैक्शन बेस्ड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन मेजर्स द एक्सेस परफॉर्मेंस ऑफ अ पोर्टफोलियो। पूरा सर मेजर करता है, मेजर। सर एट्रीब्यूशन थोड़ी मेजर करता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेजर करता है, जो फर्स्ट वाला था कंपोनेंट। जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है ये मेजरमेंट, ये मेजर करता है एक्सेस परफॉर्मेंस ऑफ अ पोर्टफोलियो, नॉट दी परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन। परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन सेकंड कंपोनेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी एक्सप्लेन्स द प्रपोर्शन ऑफ रिटर्न्स ड्यू टू मैनेजर स्किल। सर कितना पोर्शन ऑफ रिटर्न इज ड्यू टू मैनेजर स्किल? दिस इज एक्चुअली व्हाट, एट्रीब्यूशन या अप्रेजल? अप्रेजल। तो ऑप्शन नंबर बी इज अप्रेजल, ऑप्शन नंबर ए इज मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर सी एक्सप्लेन्स हाउ द एक्सेस परफॉर्मेंस और रिस्क वाज अचीव्ड। देखो हाउ, कैसे परफॉर्मेंस और रिस्क अचीव हुआ है, कैसे परफॉर्मेंस और रिस्क अचीव हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्मेंस अप्रेजल आइडेंटिफाइज द सोर्सेज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस। बुरा सा सोर्सेज बताइए अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस का। नेक्स्ट, डिकम्पोजेज अ पोर्टफोलियोज रिस्क एंड रिटर्न इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। डिकम्पोजेज रिस्क एंड रिटर्न इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। पहला अप्रेजल बोल रहा है ना ये। ओ, तो मेरे को लग रहा था एट्रीब्यूशन बोल रहा है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज रिलेटेड टू एट्रीब्यूशन। सोर्सेज ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ड्राइवर्स, डिकम्पोज करिए सर रिस्क एंड रिटर्न क्या चीज से हुआ है, व्हाट आर दी सोर्सेज? इट इज ड्यू टू सिक्योरिटी सिलेक्शन, इट इज ड्यू टू टाइमिंग, इट इज ड्यू टू बेटिंग ऑन सर्टेन फैक्टर, इट इज बेटिंग ऑन से स्पेसिफिक सिक्योरिटी और सेक्टर, क्या चीज से? तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी इज रिलेटेड टू एट्रीब्यूशन। अपने को पूछा है अप्रेजल uses the result of risk and return and attribution analysis to assess the quality of the portfolio's performance। क्वालिटी बताइए कि सर जो परफॉर्मेंस है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, वेदर इट इज ड्यू टू स्किल और वेदर इट इज ड्यू टू लक। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, effective attribution analysis must use intraday transaction data। बुरा मस्ट यूज इंट्राडे ट्रांजैक्शन डेटा। बुरा कि सर जो ट्रांजैक्शन डेटा जो अपने बात की था ना ट्रांजैक्शन बेस्ड, ऑब्वियसली दैट इज मोर रिलायबल, बट यहाँ पे बोल रहा है इफेक्टिव एट्रीब्यूशन मस्ट यूज इंट्राडे। जरूरी नहीं है आपको कि इंट्राडे डेटा यूज करना ही है, मस्ट वर्ड यूज किया है। इफेक्टिव एट्रीब्यूशन एनालिसिस मस्ट रिकंसाइल टू द टोटल पोर्टफोलियो रिटर्न और रिस्क एक्सपोजर। यस, फर्स्ट वाला यही था कि सर इफेक्टिव एट्रीब्यूशन एनालिसिस या एट्रीब्यूशन शुड कंसीडर 100% और all of the portfolio's risk and return exposure। Option number B is correct. Option number C, measure the contribution of security and sector selection decision। क्या बोल रहा है? It should measure the contribution of security and sector selection decisions। may not be correct, क्योंकि मान लो अगर से टॉप डाउन मैनेजर है, टॉप डाउन, तो क्या सर उसके लिए अपने सिक्योरिटी सिलेक्शन डिसीजन देखेंगे क्या? नहीं। सिक्योरिटी सिलेक्शन किसके लिए देखते हैं? अपने बॉटम अप के लिए। बात समझो यहाँ पे। बोल रहा है इफेक्टिव एट्रीब्यूशन एनालिसिस मस्ट मेजर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटी एंड सेक्टर सिलेक्शन डिसीजन। तो सर सिक्योरिटी सिलेक्शन डिसीजन विल बी टेकन बाय द टॉप डाउन और बाय द बॉटम अप? बाय द बॉटम अप। बट अगर टॉप डाउन है तो क्या सर उसके लिए सिक्योरिटी देखेंगे? नो, इट शुड नॉट बी। तो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इनफैक्ट लिख लो एक बार इस चीज को, जो अपना करंट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है ना, इट शुड रिफ्लेक्ट द करंट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इसी को अंडरलाइन करके करो कि सर टॉप डाउन है
बॉटम अप है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स मैक्रो एट्रीब्यूशन? मैक्रो एट्रीब्यूशन याद है? एसेट एलोकेशन एंड सिक्योरिटी सिलेक्शन। किसके लेवल पे? स्पॉन्सर। एट्रीब्यूशन एनालिसिस एट दी पोर्टफोलियो लेवल। अच्छा, मैक्रो के लिए बोल रहा है तो पोर्टफोलियो तो मैक्रो माइक्रो दोनों हो सकता है। एट्रीब्यूशन एनालिसिस टू दी फंड स्पॉन्सर डिसीजन, यस। एट्रीब्यूशन एनालिसिस ऑफ द एसेट एलोकेशन डिसीजन। आपको लग रहा होगा ऑप्शन नंबर सी भी तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में एक चीज मिसिंग है, क्या? यहाँ पे लिखा है एट्रीब्यूशन एनालिसिस ऑफ एसेट एलोकेशन डिसीजन। व्हाट अबाउट मैनेजर सिलेक्शन? तो मैक्रो एट्रीब्यूशन विल कंसिस्ट ऑफ एसेट एलोकेशन एज वेल एज व्हाट? मैनेजर सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैनेजर सिलेक्शन वर्ड मिसिंग है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। रिस्क एट्रीब्यूशन differs from return attribution in that it is not conducted relative to a benchmark. Wrong. So return attribution can be conducted relative to the benchmark na. Tracking error in that it quantifies the risk consequences of the investment decisions. Yes sir, जो investment decisions लिया है सर उसके वजह से कितना risk over लिया गया या under लिया है उसको quantify किया जाता है. Yes, it quantifies the investment decisions of the investment manager. Wrong. Investment decisions, that will be return attribution, not the risk attribution. Option number B is correct. Option number B is correct. Next, question number 8. An analyst is most likely to use return based attribution when? कब आप return based attribution use करोगे? The portfolio has a low turnover. अगर low turnover है तो कौन सा यूज करना है आपको? होल्डिंग बेस्ड। लो टर्नओवर है तो कौन सा यूज करना है? होल्डिंग बेस्ड। चेक करें ये वर्ड अपने इनकॉर्पोरेट किए कि नहीं किए। लो टर्नओवर वर्ड यूज किए हैं कि नहीं अपने नोट्स के अंदर में? इट इज नॉट यूजफुल फॉर हाई टर्नओवर। तो आपको चीज समझ में आएगी कि सर हाई टर्नओवर के लिए यूजफुल नहीं है, हमारा लो टर्नओवर के लिए यूजफुल है। लिख लो भाई। आई डोंट वांट कि वो लोग का जो लैंग्वेज है उसको आप स्किप करो। लो टर्नओवर और पैसिव फंड के लिए होल्डिंग बेस्ड इज यूजफुल। यही होता है स्मार्ट नोट्स डेवलप करना, कि आपको ये चीज तो समझ में आ गया कि अच्छा हाई टर्नओवर के लिए यूज नहीं होता है, बट लो टर्नओवर बाई चांस कोई स्टूडेंट नहीं समझा तो अच्छा रहेगा आप अपने नोट्स के अंदर में इनकॉर्पोरेट कर लो, ताकि हो सकता है ये लोग कभी वर्ड यूज करे पैसिव फंड या लो टर्नओवर, तो उसके लिए होल्डिंग बेस्ड इज एक्चुअली व्हाट यूजफुल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एन एनालिस्ट इज मोस्ट लाइकली टू यूज रिटर्न बेस्ड एट्रीब्यूशन व्हेन द पोर्टफोलियो हैज लो टर्नओवर। रॉन्ग। होल्डिंग बेस्ड के लिए लो टर्नओवर। नेक्स्ट, होल्डिंग ऑफ द पोर्टफोलियो आर नॉट अवेलेबल। यस, वी कैन यूज रिटर्न बेस्ड, होल्डिंग्स नहीं चाहिए। शी वांट्स द एनालिसिस टू बी एक्यूरेट एज पॉसिबल। तो सर एक्यूरेट करना है तो कौन सा? ट्रांजैक्शन बेस्ड। एक्यूरेट करना है तो कौन सा? ट्रांजैक्शन बेस्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए दैट्स इट। तो अपना 8 क्वेश्चंस हुआ है एंड वी हैव कंप्लीटेड 5 एलओएस। देखो काफी ज्यादा ऑब्वियसली इस रीडिंग के अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में थ्योरी रहेगा। ऑल्दो अभी आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा एलओएस है, बट उसके अंदर में क्या स्पेसिफिक चीज लिखा हुआ है वो हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। उसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि यार हर एक क्लास के बाद आपको इमीडिएटली स्टडी करना है एंड जो भी अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको इमीडिएटली आपको रिवाइज करना है अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। इज इट फाइन? बिकॉज विल बी टेकिंग अराउंड 5-6 क्लासेस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को लेके। तो हर एक क्लास के बाद आपको इमीडिएटली इस रीडिंग को करना है, अदरवाइज ये रीडिंग बाद में जाके आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। बहुत ज्यादा थ्योरी है इसके अंदर, में बार बार बोल रहा हूँ फर्स्ट क्लास से। ठीक है, तो प्लीज इस रीडिंग को अच्छे से आप फोकस करना। सारा थ्योरी ऑब्वियसली क्लास में अपने लिख रहे हैं, उसको डेडिकेटेड वे में रिवाइज करके इमीडिएटली यू शुड अगेन गो थ्रू दी क्वेश्चंस। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर में मिलेंगे एंड विल बी कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट पार्ट इटसेल्फ, व्हिच इज एक्चुअली व्हाट रिलेटेड टू एट्रीब्यूशन। चलो टेक केयर गाइस, बाय बाय।